मैं राज बोल रहा हूँ और ये आज का जो वीडियो है ये मैं बहुत महीनों से सोच रहा था कि करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के बारे में, और मैंने आपको बताया भी था कि मैं करूँगा, लेकिन थोड़े लीगल प्रॉब्लम्स वगैरह है। और मैं स्टडी कर रहा था कि इंडिया में किस तरह से फाइनेंशियल व्लॉगिंग हो सकता है, और मुझे लगता है कि इंडिया में जो भी है कि हम लोग रेकमेंड नहीं कर सकते कि क्या ख़रीदना है क्या नहीं ख़रीदना, लेकिन नॉलेज शेयर कर सकते हैं। तो मेरा जो भी यहाँ पर बयान होगा ये तो सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये शेयर ख़रीदें या वो शेयर ख़रीदें, मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि जिस शेयर में मेरे इंटरेस्ट है और मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ मैं वही बताऊँगा। आपको आपका खुद का रिसर्च करके फिर डिसीजन लेना पड़ेगा। तो बहुत लोग उतावले थे कि थियोरी बंद कर दीजिए और हमें शेयर्स का बताइए, और तभी मैंने सब काम रोक लिया था, क्योंकि शेयर्स का बताने के पहले मुझे लीगली क्लियर होना चाहिए था। और अब मैं क्लियर हूँ लीगल के बारे में। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये मेरे वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट का मतलब है वो कंपनीज़ जिनके ऊपर मेरा ध्यान रहता है, और ये कंपनीज़ जो है इन्हें मैं कई सालों से फॉलो कर रहा हूँ, लगभग 30 सालों से फॉलो कर रहा हूँ। कोई कोई कंपनी नई है, उसमें एक दो नई मिलेगी, लेकिन बाकी सब ट्रेडिशनल ओल्ड ब्लू चिप कंपनीज़ है सब, और सब प्रॉफिटेबल है और बहुत ही बढ़िया कंपनी है। कई बार बोनस शेयर्स दे चुके हैं, कई बार स्प्लिट हो चुकी है, तो बहुत ही बढ़िया लिस्ट ऑफ कंपनीज़ है। लेकिन आजकल जो इंडिया में चल रहा है वो काफ़ी अलग है। जो लेटेस्ट जो हो रहा है ये मेरा ओल्ड स्कूल कहते हैं, जिससे पुराने ज़माने के लोग की तरह मैं बहुत साल पहले इंडिया से निकल गया था, तभी ये सब मैं इन्वेस्ट कर रहा था और इन्वेस्ट रखा हूँ मैंने। तो आपको आज इस शेयर्स के बारे में लिस्ट बताता हूँ। इंटरेस्ट रहे तो आप अंत तक देखिए, इंटरेस्ट नहीं रहे तो बंद कर दीजिए वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये मेरा ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, और यहाँ पर जो ये जो कंपनीज़ है ये सब अमेरिकन कंपनीज़ है, जिसमें जीन थेरेपी के कंपनीज़ है। ये सब इन सब के बारे में मैं जानकारी रखता हूँ कि ये कौन से थेरेपी पे काम करते हैं और इनका थेरेपी कौन सा क्लिनिकल ट्रायल्स में है वगैरह वगैरह, ताकि इनका भाव अगर बढ़ने वाला है या घटने वाला है तो हमें थोड़ा पहले पता चल जाए, ताकि हम उस तरह से बेच या ख़रीद सकें या उसका ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकें। और ये मेरा इंडिया का स्टॉक का लिस्ट है जो कंपनीज़ के ऊपर मैं ध्यान देता हूँ, और इनमें से काफ़ी कंपनीज़ मेरे पोर्टफोलियो में है। तो अभी पहला देखते हैं हम इंडियन होटल। आज मैंने सॉर्ट किया है जो सबसे बेस्ट आज परफॉर्म किया उसके हिसाब से। तो इंडियन होटल्स जो है काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और ये इनका ताज होटल्स जो है वो इनके अंदर ही आता है। और कई बार जब मैं इंडिया आया हूँ मैंने ताज होटल में रहा हूँ, और ख़ास गोवा में बहुत ही बेहतरीन सर्विस है इनका, तो उसकी वजह से मैंने इनका शेयर ले रखा है। और काफ़ी फ़ायदेमंद है कंपनी, टाटा का ग्रुप कंपनी है और बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट है। और जब भी मैं शेयर्स देखता हूँ तो शेयर्स में दो चीज़ देखता हूँ, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स। फंडामेंटल्स के हिसाब से अगर आप देखो तो जब कोविड का टाइम आया था तब ये शेयर का भाव जो है काफ़ी गिर गया था, क्योंकि कोविड के टाइम ट्रैवल बंद हो गई थी, लॉकडाउन हो गया था, होटल कोई नहीं जा रहा था। लेकिन कोविड बंद होने के बाद ये शेयर पिकअप हो गई। तो कोविड जब शुरू हो रही थी तभी मैंने मौका देखकर कोविड के बीच में मैंने इंडियन होटल्स का स्टॉक खरीदा था, और बहुत ही बेहतरीन डिसीजन था। काफ़ी उसका भाव बढ़ गया, फिर वापस अभी नीचे आया हुआ है ऑफ लेट। और ये जो लाल और हरे रंग के जो लाइन्स है इसको हम कैंडल्स कहते हैं। हर एक कैंडल एक दिन के जितना है, और कैंडल को इस तरह से पढ़ते हैं कि ये कैंडल का जो मोटा भाग है उसमें ऊपर का भाग जो है हरे कैंडल में वो डे का क्लोजिंग है, और लाल कैंडल में ऊपर का भाग जो है वो डे का स्टार्टिंग है, और लाल कैंडल में नीचे जो पोर्शन है वो डे का ओपनिंग है, सॉरी क्लोजिंग है, और ग्रीन कैंडल में ये नीचे का पोर्शन जो है डे का ओपनिंग है। तो कोई भी कैंडल ग्रीन कब होता, जब वो कम लेवल में ओपन होके दिन में ऊपर बढ़ता तो वो ग्रीन होता। और कोई भी कैंडल कब लाल होती, जब वो
दिन की जो शुरुआत की प्राइस होती है उससे जब नीचे जाती तो वो लाल होती। तो इस तरह से आपको ये कैंडल को देखना चाहिए। और कभी कभी कैंडल को ऊपर और नीचे एक विक आ जाती है। विक यानी कि वो दिन में एक बार कभी किसी ने एक बहुत ही ज़्यादा भाव का ऑर्डर डाल दिया हो या बहुत ही कम भाव का ऑर्डर डाल दिया हो, वो विक होता है। हर रोज़ एक न एक विक निकलती है दोनों तरफ, कोई कोई रोज़ में विक नहीं निकलती। और ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हो, ये लाल रंग का कैंडल, इसको हम डोजी कैंडल कहते हैं जापानीज मेथड में। डोजी कैंडल में बीच का भाग होता है और दोनों तरफ के विक लगभग एक ही उतने ही लंबे रहते हैं, इक्वल लंबे रहते हैं दोनों तरफ। उसको डोजी कैंडल कहते हैं। और डोजी कैंडल का मतलब है कि मार्केट को बहुत कन्फ्यूजन रहा कि भाव ऊपर जाना चाहिए क्या नीचे, इसलिए वो एक छोटे अंतर के अंदर ही ट्रेड किए उस दिन, तो उसको डोजी कैंडल कहते हैं। और ये जापानीज कैंडल में बहुत सारे पैटर्न्स रहते हैं, बुलिश पैटर्न्स और बैरिश पैटर्न्स। तो मैं बुलिश और बैरिश पैटर्न्स यहाँ जापानीज कैंडल का यूज़ करता हूँ। उसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस भी यूज़ करता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस में अभी ये जो आप लाइन्स देख रहे हैं, इसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस कहते हैं। और इनका जो है ये रेड कलर का लाइन जो है, ये 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और ये जो पीला लाइन है, ये है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जो कि ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे आया है, इसको डेथ क्रॉस कहते हैं। और इसका मतलब है कि शेयर का भाव घटने वाला है। तो ये जो सिंबल है, ये बैरिश सिंबल है। तो इस तरह से टेक्निकल एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग रेजिस्टेंस, बेयर चैनल, बुल चैनल वगैरह सब बनाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये इंडियन होटल्स जो है बेहतरीन कंपनी है, और इसे कभी भी मौका मिले तो मैं ख़रीदूँगा और लॉन्ग टर्म के लिए रखूँगा, क्योंकि इसके डिविडेंड भी अच्छे आते हैं। और मैं काफ़ी खुश हूँ इस कंपनी के साथ। अभी आप यहाँ देखिए, इसका डिविडेंड जो है, लास्ट डिविडेंड 9 जून 2023 को आया था, 1 रुपी पर शेयर। तो ये इस तरह का था। और दूसरा मुझे अच्छा लगता है वो है रिलायंस, क्योंकि ये रिलायंस ट्रेडिशनली काफ़ी अच्छी कंपनी रह चुकी है। इसके साथ साथ जिनके पास रिलायंस था, उनको हर एक रिलायंस का शेयर के लिए एक जियो फाइनेंशियल का शेयर भी मिला है। तो लॉन्ग टर्म पे काफ़ी अच्छा है रिलायंस, और डिविडेंड भी अच्छी मिल जाती है, 9 रुपीज़ पर शेयर। और फ़िलहाल ये बेयर चैनल, मैं आपको बेयर चैनल ड्रॉ करके बताता हूँ। बेयर चैनल क्या होता है, ये जो है इसको सपोर्ट कहते हैं। और मैं इसका एक कॉपी बनाता हूँ। और इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस हमेशा लाल होता है, सपोर्ट हमेशा हरा होता है। इसको हम बेयर चैनल कहेंगे क्योंकि ये नीचे जा रहा है। प्राइस जब घटती है, मंदी को बेयर कहते हैं, और तेज़ी जो होती है, जैसे प्राइस बढ़ती है, उसको बुल कहते हैं। तो ये बैरिश चैनल है, बेयर चैनल है। बेयर चैनल के अंदर ये शेयर जा रही है। इसका मतलब है ये थोड़े दिन तक ऊपर जाएगी, ये लाल लाइन के पास आते ही वो नीचे आ जाएगी, हरे लाइन के पास आते ही वो ऊपर जाएगी, लाल के पास आते ही नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से अभी ये ऊपर नीचे हो रही है। अगर ये जो ग्रीन लास्ट वाला कैंडल है, ये डोजी कैंडल जो है, अगर ये लाल कैंडल के बीच में होता तो जापानीज कैंडल स्टिक के अनुसार वो एक बुलिश सिग्नल होती। बुलिश सिग्नल का मतलब है इसके बाद शेयर का प्राइस ऊपर जाने वाला है। तो फिलहाल ये तो बैरिश चैनल में है। और ये जो है यहाँ पर, इसको मोमेंटम कहते हैं, मोमेंटम भी बिलो एवरेज है। तो ये शेयर जो है फ़िलहाल सस्ते में मिल सकता है, लेकिन आगे चलकर इसका ट्रेंड बदल सकती है। अगर बुलिश सिंबल दिखाई दिए तो मैं बताऊंगा। फिर हमने सिप्ला रखा है सिर्फ HIV के लिए ट्रैक करने के लिए। ITC, इंडियन टोबैको कंपनी एक और है, ये भी अच्छी कंपनी है। और HDFC बैंक तो बेहतरीन कंपनी है, अभी भाव काफ़ी कम हो गया है इसका, और ये भी बैरिश चैनल में है। अगर आपको बैरिश चैनल को देखना हो तो हम यहाँ से डालेंगे इस तरह से एक लाइन, और ये इसका हम डुप्लीकेट बनाएंगे, क्लोन, और इसको उठा के यहाँ रख देंगे। तो कभी कभी बैरिश चैनल जो रहता है वो फ़नल की तरह होता है। ये फ़नल वाला बैरिश चैनल है। तो इसका आगे चलकर जो जैसे नीचे आके रेड में टकरा के ऊपर, सॉरी ग्रीन, इसको ग्रीन कर देता हूँ, ये सपोर्ट चैनल है। तो जैसे इस चैनल में सपोर्ट चैनल से टकरा कर ऊपर जाके बैरिश चैनल से रेजिस्टेंस चैनल से टकरा कर नीचे आती है, तो उस तरह से जब ये ऊपर जाएगी
तो काफ़ी नीचे से लेके ऊपर तक काफ़ी अंतर तक जा सकती है। तो यहाँ पर भी हालांकि ये बेयर चैनल में फिर भी इसमें प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि कंपनी का जो फंडामेंटल्स है काफ़ी अच्छी है। मोमेंटम लो है अभी, और मैकडी इसको कहते हैं, और ये भी बेरिश है। तो अभी फ़िलहाल तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड में है। टाटा मोटर्स भी अच्छी कंपनी है। ये जो है ये लाइट बुल चैनल में है, क्योंकि इसको यहाँ से देखें तो सपोर्ट है और यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस है। तो ये बुल चैनल हो गया। तो टाटा मोटर्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में है फ़िलहाल। और लेकिन मुझे इसमें सिर्फ दो चीज़ें खटक रही है अभी। वो ये है कि इसका मोमेंटम जो है बिलो एवरेज है, और मैकडी भी बेरिश है। और इसको जो ये 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो सपोर्ट दे रहा था, लेकिन उसके भी नीचे गिर चुकी है। अभी फ़िलहाल उसको सिर्फ इस चैनल का सपोर्ट है, जिसे पहले 1 2 3 4 टाइम्स जिसको टच करके 5 टाइम्स जिसको टच करके ये प्राइस ऊपर गई है। इसलिए ये चैनल को मैंने बनाया यहाँ पर सपोर्ट के लिए, सपोर्ट चैनल। तो इसको सपोर्ट लाइन को टच करके आई है, तो कल क्या होगा इसका कोई पता नहीं। तो हमें इसको केयरफुली देखना पड़ेगा। इसका अर्निंग्स आने वाली हैं 2 नवंबर। जब आप ये वीडियो देखोगे ऑलरेडी अर्निंग्स आ चुकी होगी। इसके अर्निंग्स के ऊपर से पता चलेगा। इसका EPS जो है 1055, और रेवेन्यू एस्टिमेट जो है 1.6069 ट्रिलियन का एस्टिमेट किया हुआ है। तो अगर इतना नहीं आया तो शेयर और भी नीचे जा सकती है। अगर मीट और एक्सीड हो गया तो दूसरा सवाल यह है कि अगर टाटा मोटर्स कहे कि आगे चलकर अगला क्वार्टर में हमारा बिजनेस कम होने वाला है, तो भी शेयर इसको ब्रेक करके नीचे आ सकता है, फिर ये रेजिस्टेंस बन सकती है। अगर टाटा मोटर्स कहे कि अगले 3 मंथ्स में भी हमारा अच्छा चलने वाला है, तो फिर यहाँ से टर्न होके ये ऊपर की तरफ जाएगी, और इसके आसपास आते फिर देखना पड़ेगा कि उसमें नए पैटर्न्स आते हैं कि नहीं इसको ब्रेक करके ऊपर जाने के लिए, वरना वो उधर से टकरा के वापस नीचे की तरफ आने लगेगी। तो ये रहता है ट्रेंड। अपोलो टायर्स भी बहुत बढ़िया कंपनी है, लेकिन फ़िलहाल ये कंसोलिडेशन मोड में चल रही है। विप्रो भी काफ़ी वीक हो चुकी है। इसको कहते हैं गैप डाउन, ये जो बड़ा ये है। तो जब भी गैप डाउन होता है उसको फिल करना ज़रूरी होता है टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। तो इसके लिए अपवर्ड प्रेशर है विप्रो के ऊपर इसको फिल करने के लिए, लेकिन इसके मोमेंटम काफ़ी वीक है। मैकडी भी बैरिश है। तो इसमें अभी फ़िलहाल तो कोई बढ़ोतरी होने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत ही बढ़िया कंपनी है, हमारे पास कई सालों से मैंने रखा हूँ। और इसका जो बुल सपोर्ट लाइन है यहाँ पर, ये काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसके चारों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस इसको दबाए रखे हैं। तो फ़िलहाल ये बैरिश है। इसका मोमेंटम भी बिलो एवरेज है, मैकडी भी बैरिश है। इसका अभी 18 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड आने वाला है, काफ़ी अच्छा है, और इसके अर्निंग्स भी अच्छी हुई है। लेकिन इसका रेवेन्यू जो है वो मीट नहीं हुआ है, उसकी वजह से ये शेयर ऊपर पिकअप नहीं हो पाई। लेकिन फंडामेंटली हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत ही बढ़िया कंपनी है। इसके प्रोडक्ट्स हर रोज़ के लिए यूज़ करना पड़ता है लोगों को, तो इसका वैल्यू काफ़ी अच्छा है। और मैं बहुत सालों से ब्रिटानिया के बारे में सोच रहा हूँ ख़रीदने के लिए, लेकिन हमेशा मुझे भाव ज़्यादा लगता है। लेकिन अभी लगता है मुझे मौका मिलेगा इसे पिकअप करने का। अगर ये 3000 के रेंज में आ जाए, 3500 3600, तो फिर मैं उसे ख़रीदूँगा। उधर तक नहीं आए तो मैं इसे हाथ नहीं लगाने वाला। और फिर कॉलगेट पाल्मोलिव मेरे पास है, काफ़ी बढ़िया कंपनी है। ये तो टोटल बुल चैनल में है, और आप यहाँ पर देखेंगे ये बुल चैनल, पहला बुल चैनल यहाँ था, फिर दूसरा बुल चैनल शुरू हुआ, वो काफ़ी स्टीप रहा। फिर उसके बाद ये तीसरा बुल चैनल है यहाँ पर, तो इस पे अभी चल रही है। ये काफ़ी सस्टेनेबल बुल चैनल है, काफ़ी बढ़िया है। इसका मोमेंटम भी देखिए अबव एवरेज है, और इसका मैकडी भी बुलिश है। इसका डिविडेंड आने वाला है अभी 22 रुपीज़ पर शेयर, तो काफ़ी अच्छा है ये। और फिर TCS भी बहुत बढ़िया कंपनी है, मेरे पास कई सालों से TCS है। इसका बोनस भी आया हुआ था, ये बुल चैनल में ही है। एक्चुअली मैं बुल चैनल जो है यहाँ पर पिकअप करूँगा, और इसने बुल चैनल को ब्रेक कर दिया है। और अभी
इसको और 3-4 हफ्ते ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मोमेंटम बहुत लो है, मैकडी भी वीक है और ये चारों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आ गई है। और देखिए 2 डेथ क्रॉस हुआ है यहाँ पर, जो बहुत नेगेटिव होता है और सपोर्ट को भी ब्रेक करके नीचे आ गया है। तो अभी मौका मिलेगा TCS खरीदने का, जब उसका भाव कम हो जाए, लगभग 3,000 के आसपास आ जाए, तो फिर मैं इसमें और थोड़े पैसे डालने की कोशिश करूँगा। लार्सन एंड टुब्रो तो मेरे पास सदियों से है, ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत बोनस भी दे चुकी है और इसके डिविडेंड भी रेगुलरली आते हैं। लास्ट डिविडेंड आया था 2 अगस्त को 30 रुपया हर एक शेयर का। तो ये काफ़ी बढ़िया कंपनी है। बुल चैनल में था, ये भी बुल चैनल से ब्रेकआउट होके नीचे आ गई है फ़िलहाल, तो शायद मौका मिल सकता है। एक डेथ क्रॉस ऑलरेडी हो चुका है, ये रेड जो है थिक वाला, वो दूसरे लाइन को क्रॉस कर चुकी है, जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो एक माइनर डेथ क्रॉस हो चुका है। नेक्स्ट डेथ क्रॉस जो है उसमें ये 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस करने वाली है। तो काफ़ी बैरिश है, बिलो एवरेज मोमेंटम है इसका, मैकडी भी बैरिश है। तो शायद मौका मिल सकता है LNT खरीदने का। और लक्ष्मी मशीन्स भी बहुत ही बेहतरीन कंपनी है मेरे हिसाब से। मेरे पास कई सालों से लक्ष्मी मशीन्स है, प्रॉफिटेबल है और ये जो है फैब्रिक्स की मशीन्स बनाती है, एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी होते हैं इसके, तो मुझे पसंद है। लेकिन ये अभी ड्रॉप हो रही है, अगर वो 10,000 के आसपास आ जाए तो मैं ज़रूर इसको ख़रीदने की कोशिश करूँगा। नेस्ले भी मेरे पास बहुत सालों से है, ये बहुत बढ़िया कंपनी है। ये तो बुल चैनल में है, इसका देखिए 10 डे मूविंग एवरेज जो है, 9 डे मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काफ़ी ऊपर है। और इसमें जो है यहाँ पर सब गोल्डन क्रॉस हुआ है, जो पॉजिटिव है, डेथ क्रॉस का ऑपोजिट है गोल्डन क्रॉस, और ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है। मोमेंटम भी ज़बरदस्त है और मैकडी भी पॉजिटिव है, बुलिश है। तो नेस्ले कहीं बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। और नेस्ले मैंने अभी शेयर को स्प्लिट किया है, क्योंकि एक एक शेयर 24,000 रुपये का था, तो उन्होंने हर एक शेयर के लिए शेयर होल्डर को 10 शेयर दे दिया, यानी कि एक शेयर का 10 भाग करके उनको दे दिया है। तो अभी हर एक शेयर का भाव जो है 2,480 या 2,380 के आसपास रहेगा जब वो रिकॉर्ड डेट हो जाएगी। तो और कंपनी शेयर्स को इसलिए स्प्लिट करती है ताकि आम आदमी उसको अफोर्ड कर सके, क्योंकि हर एक आदमी के पास 24,000 का शेयर खरीदने की ताकत नहीं होती, लेकिन 2,400 की शेयर खरीद सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि नेस्ले आगे भी बढ़िया काम करेगी। और एशियन पेंट्स भी एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, लेकिन फ़िलहाल ये बैर ट्रैक में चल रही है। तो ये रही दोस्तों मेरे इंडियन शेयर्स के बारे में पहला वीडियो। तो उम्मीद है ये इंट्रोडक्शन आपको पसंद आया होगा। इंग्लिश चैनल जो है उसमें मैं नैस्डैक में जो ट्रेडिंग करता हूँ वो शेयर्स के बारे में भी बात करता हूँ, वहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस वंस इन अ वाइल करता हूँ। लेकिन शेयर्स का जो न्यूज़ आती है वो न्यूज़ के हिसाब से उस पर शेयर पर क्या असर होना चाहिए उसके बारे में वहाँ बात करता हूँ, पूरे जीन टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के लिए। तो दोस्तों ये आपने देख लिया है। और इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स भी है इंडिया में, एन्युटीज़ है और इंश्योरेंस है, ये सब प्रोडक्ट्स है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आप मुझे बताइए, आपको दिलचस्पी है तो ये मैं जारी रखूँगा। हफ्ते में 1 या 2 वीडियो बना सकता हूँ इसके बारे में। और ये जो इतने सारे शेयर्स बताए थे मैं उसको कम करके 4 या 5 शेयर के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि उसको अच्छी तरह से हम समझ सकें और उसका आगे का जो होने वाला है वो देखने में हमारे को आसान पड़ेगी। अगर हम 100-150 शेयर या 50 शेयर देखने लगे तो भारी पड़ जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या हो रहा है। तो ये मेरा अनुमान है। और इंडियन चैनल में मैं कभी आपको ये नहीं कहूँगा कि आप ये शेयर खरीदिए या वो शेयर खरीदिए। उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है। जब मैं शेयर्स को देखता हूँ, मैं मेरा खुद का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, उसकी बैलेंस शीट को स्टडी करता हूँ, उसके बारे में जो न्यूज़ आ रही है उसको स्टडी करता हूँ, उसके कोलैबोरेशंस के बारे में स्टडी करता हूँ, उसका एक्सपोर्ट मार्केट, गवर्नमेंट की पॉलिसी सब देखता हूँ, और उसके हिसाब से मैं डिसाइड करता हूँ कब ख़रीदना है और कब बेचना है। और अगर मैं किसी को, कोई मुझे पूछे कि भाई मैं ये ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ, और मैंने उसको कोई जवाब दिया, तो उस वक्त मैंने जो जवाब दिया उसके ठीक 1 या 2 दिन के अंदर मैं मेरा इरादा बदल सकता हूँ, क्योंकि कुछ और नया आया होगा और मैंने जिसको बताया होगा उसको पता नहीं चलेगा कि मैंने मेरा इरादा बदल लिया है। वो बेचारा वो शेयर लेके बैठा रहेगा, फिर उसके बाद शेयर का भाव कम हो जाएगा तो मुझे आके बोलोगे, राज आपने बताया था, मैंने ख़रीदा था और अभी नुकसान हो गया। तो ये तो स्वाभाविक है। शेयर मार्केट जो है वो एक ऐसी चीज़ है, ये वनडे इंटरनेशनल जैसे नहीं है कि आप स्टेडियम में बैठ के देखो और आप बेट लगा दो कि इंडिया जीतेगा या कोई और,
या कोई बॉलर जो है वो 6 विकेट ले पाएगा कि नहीं। ये ऐसा सट्टा बाज़ार नहीं है जो या जिसमें क्या बोलते हैं, सट्टा बाज़ार नहीं, उसको क्या कहते हैं, गैम्बलिंग। वो गैम्बलिंग नहीं है, यानी जुआ नहीं है जैसे कि घोड़े पे नंबर लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसमें स्टडी करना पड़ता है। और अगर आप हर रोज़ शेयर के बारे में पढ़ नहीं सकते, उसका न्यूज़ के ऊपर में ध्यान नहीं रख सकते, तो आप म्यूचुअल फ़ंड खरीदिए, एडवाइज़र को पकड़िए, म्यूचुअल फ़ंड एडवाइज़र, उसके पास से म्यूचुअल फ़ंड खरीद लिए, फिर उसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं, वो पड़ा रहेगा, वो अपने आप बढ़ता रहेगा। म्यूचुअल फ़ंड का एक फ़ंड मैनेजर होगा, वो फ़ंड मैनेजर उसको संभालेगा। लेकिन शेयर्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको खुद को इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी, फंडामेंटल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, रोज़ अखबार पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स जानना पड़ेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के किस तरह से इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या बजट जो है या जो भी है फॉरेन पॉलिसी, वो किस तरह से कंपनी को अफेक्ट कर सकता है, ये सब ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आपके पास उसका टाइम नहीं है तो नहीं कर सकते। और अगर आपके पास टाइम है और आप ये सब कर सकते हो तो नेक्स्ट लेवल है डेरिवेटिव्स एंड ऑप्शंस। और मैं ऑप्शंस भी करता हूँ और कॉल्स भी बेचता हूँ और कॉल्स भी ख़रीदता हूँ। लेकिन वो सब करने के लिए मैं काफ़ी डेली शेयर्स पे ध्यान देता हूँ। और मैं पूरे शेयर मार्केट पे ध्यान नहीं देता, मैं सिर्फ गिने चुने शेयर्स पे ध्यान देता हूँ और जो इंडेक्स रहती है उस पे ध्यान देता हूँ। और एक और पैरामीटर है जिसको विक्स कहते हैं, वॉलेटिलिटी इंडेक्स को देखता हूँ। और बॉन्ड्स का जो प्राइस है वो किस तरह से जा रहा है वो देखता हूँ। ये सब देखते रहता हूँ, न्यूज़ पढ़ता हूँ और उसके हिसाब से मैं डिसाइड करता हूँ। फिर भी कई बार मुझे नुकसान होती है शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में। लॉन्ग टर्म ट्रेड्स में मैं सिर्फ बहुत ही बेहतरीन कंपनी लेता हूँ जिसका प्रोडक्ट मुझे समझ में आए। अभी देखिए, मैं इंडिया में कॉलगेट रखा हूँ, मैंने नेस्ले रखा है, आईटीसी रखा है मैंने, ये सब मैं जानता हूँ इसके प्रोडक्ट में। नेस्ले के जो चॉकलेट्स है मैं खाता हूँ, नेस्ले का मिल्क पाउडर यूज़ किया हूँ मैंने, और आईटीसी में रह चुका हूँ, ताज होटल्स में रह चुका हूँ, और ये सब मैं जानता हूँ। कॉलगेट तो हम टूथब्रश करने के लिए यूज़ करते हैं, और कपिल देव का एडवर्टाइजमेंट था, कॉलगेट का जवाब नहीं। तो हमें पता है उसका प्रोडक्ट क्या है, कौन इस्तेमाल करता है। तो कंपनी पे वो वैसे कंपनी में इन्वेस्ट करने में लॉन्ग टर्म में कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस कंपनी का प्रोडक्ट ही आप नहीं जानते हो, वो किस तरह से काम करता है नहीं जानते, उसमें पैसे नहीं लगा सकते। ये तो जुआ खेलने की तरह हो गई है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में उतरने के पहले आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये आसान नहीं है कि आज पैसा डाल दिया और कल पैसे बनाए। इसलिए हमारे गवर्नमेंट भी बहुत बढ़िया काम कर रही है। सेबी जो है, सेबी में आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा कि किस तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट चलती है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और हमारी आरबीआई जो है वो हमारे मॉनेटरी पॉलिसी का ध्यान रखती है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो फिस्कल पॉलिसी का ध्यान रखती है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो टीडीएस वगैरह का ध्यान रखती है। तो कुल मिला के आपको ये सब जानकारी रहनी चाहिए कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और उसके बाद ही शेयर मार्केट में उतरना चाहिए। तो दोस्तों, इसके साथ मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अभी आपका जो रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, वो सब आप कमेंट में लिखिए। आपको क्या देखना है, अगर इन्वेस्टमेंट का मैं बनाऊँ तो आपको क्या देखना है उसमें वो बताइए। बस ये नहीं पूछना कि मैं कौन सा शेयर खरीदूँ, ये नहीं पूछना कि मैं अब ये शेयर बेच सकता हूँ कि नहीं। बाकी जो है, आप अगर बोलोगे कि ये शेयर के बारे में आप मुझे एनालिसिस करके बताइए, तो मैं वो बता सकता हूँ। लेकिन वो इसलिए नहीं बताऊंगा ताकि आप खरीदो या बेचो, इसलिए बताऊंगा कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, फंडामेंटली और टेक्निकली, ये बता सकता हूँ। तो आप कमेंट लिखिए और उसके हिसाब से मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके कमेंट में नहीं आए कुछ तो मैं अगले वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो इसके साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।